CH32 दक्ष और दक्षिता की मस्ती। अब तक रागनी जी ऋषि से दक्ष और दक्षिता को उनके रूम में ले जाने के लिए कहती हैं। ऋषि उनको ले जाता है। उनके जाने के बाद रागनी जी एक जोरदार तमाचा देवेश को मारती हैं और गुस्से में चिल्लाती हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से उन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। अगर तुम काजल की बातों में न आकर अपने प्यार पर भरोसा कर लेते और दक्ष और दक्षिता के बारे में पहले पता लगा लेते, उन्हें इतना कुछ नहीं झेलना पड़ता। वो चिल्लाते हुए निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। देवेश वहां से निकल जाता है। उसे पता था सब उसकी गलती है। उसकी वजह से दक्ष, दक्षिता और श्रेया को बहुत कुछ सहना पड़ा था। अब वो और उन्हें कुछ और नहीं सहने देगा। वही रागनी जी, वीर से तुम भी अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हमसे मिलाने ले आओ, वरना। वीर जल्दी से वहां से 9-2-11 हो जाता है। अब आगे नेक्स्ट डे अवि, अक्षत, रागनी जी, राकेश जी, दक्ष, दक्षिता और ऋषि नाश्ता कर रहे थे। दक्ष और दक्षिता काफी खुश थे। आज उनके स्कूल की छुट्टी। आज पूरा दिन वह अपने दादू, दादी और चाचू के साथ बिताने वाले थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद अक्षत और अवि दोनों शूटिंग पर चले जाते हैं। उनके जाने के ऋषि, राकेश जी, रागनी जी, दक्ष और दक्षिता गार्डन में चले जाते हैं। वहां सभी गेम्स खेल रहे थे। घर के सभी सर्वेंट्स, बॉडीगार्ड्स और कार्ड्स भी उनके साथ फुल मस्ती कर रहे थे। सभी पकम पकड़ाई खेल रहे थे। कुछ देर बाद दक्ष और दक्षिता गार्डन से पानी का पाइप उठाकर सभी सर्वेंट्स, बॉडीगार्ड्स, गार्ड्स और रागनी जी, राकेश जी और ऋषि सभी को पानी से भिगोने लगते हैं। रागनी जी और ऋषि उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं। दक्ष और दक्षिता जल्दी से पानी का पाइप फेंक पूरे गार्डन में भागने लगते हैं। सभी उन दोनों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोनों की दोनों बहुत शैतान थे। जैसे उन्हें कोई पकड़ने को उनके आगे खड़ा होता, वह उनके पैरों के नीचे बने गैप में से निकल जाते। उन दोनों को देख राकेश जी को ऋषि और वीर की शैतानी याद आ रही थी। दक्ष और दक्षिता बिल्कुल वीर और ऋषि की कॉपी थे। शक्लें बैंक उनकी उनके मॉम डैड जैसे थी, पर हरकतें बिल्कुल वीर और ऋषि जैसी थी उन दोनों की। वही मीनाक्षी और काजल जैसे ही बिला के अंदर एंटर करती हैं, उन्हें गार्डन की तरफ से शोर सुनाई देता है। दोनों उस तरफ चली जाती हैं। जैसे ही दोनों गार्डन में पहुंचती है, तभी दक्ष और दक्षिता उन दोनों से टकरा जाते हैं, जिससे उनके कपड़े खराब हो जाते हैं क्योंकि दक्ष और दक्षिता गिले थे। वो दोनों दक्ष और दक्षिता को धक्का दे देती हैं। दोनों गिर ऋषि और रागनी जी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। रागनी जी और ऋषि को बहुत गुस्सा आता है। ऋषि मीनाक्षी को और रागनी जी काजल को एक जोरदार तमाचा लगाती हैं। दोनों अपने गाल पर हाथ रख रागनी जी और ऋषि की तरफ देखने लगती हैं। वही सभी सर्वेंट्स, गार्ड्स, बॉडीगार्ड्स और राकेश जी को भी काजल और मीनाक्षी पर काफी गुस्सा आ रहा था। कोई और भी थे जो सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ देख रहे थे। ये देवेश और वीर ही थे जो सुबह से ही सिंघानिया बिला के सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, सारा काम छोड़कर। दोनों दक्ष और बाकी सभी को मस्ती करते देखते हैं। उन्हें भी वहां जाने का मन करता है, पर दोनों वहां जा नहीं सकते थे। दोनों को सिंघानिया बिला से जो बैन कर दिया था, उन दोनों को सर्वेंट्स, बॉडीगार्ड्स, गार्ड्स सभी से बहुत जलन भी हो रही थी, पर वो उन्हें सीसीटीवी फुटेज में देख देख जल भूनने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। पर जैसे उन दोनों ने काजल और मीनाक्षी को दक्ष और दक्षिता को धक्का देते हुए देखा, दोनों काफी घबरा गए। दोनों अपनी सीट से खड़े होकर गए, पर जब उन्होंने देखा ऋषि और मॉम ने दोनों को पकड़ लिया, तब जाकर उन्हें चैन आया। साथ ही में काजल और मीनाक्षी पर काफी गुस्सा। वीर भाई, इन दोनों की हिम्मत काफी बढ़ गई है। हमें इन दोनों का कुछ करना होगा। अगर इन दोनों ने दक्ष और दक्षिता को कुछ कर दिया तो? देवेश, इन दोनों को तो इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। वो अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। वही सिंघानिया बिला में गार्डन में रागनी जी ऋषि से दक्ष और दक्षिता को वहां से ले जाने और उनके कपड़े चेंज करने को कहती हैं। ऋषि दक्षिता को और हेड बॉडीगार्ड निशांत दक्ष को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाते हैं। सभी सर्वेंट्स, बॉडीगार्ड्स और गार्ड्स भी अपने कपड़े चेंज कर अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। अब गार्डन में सिर्फ रागनी जी, राकेश जी, मीनाक्षी और काजल बचे थे। वही गार्डन में रागनी जी,
काजल का हाथ पका मरोड़ कर देती है और गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दक्ष और दक्षी को धक्का देने की। काजल चीखते हुए, आहा मॉम आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रागनी जी, तुमने इसी हाथ से मेरे दक्ष और दक्षी को धक्का दिया था न, तो आज ये हाथ ही में तोड़ दूंगी। काजल, मॉम मैंने जानबूझकर उन्हें धक्का नहीं दिया था, वो ही मेरे रास्ते में आ गए थे, मैंने तो उन्हें बस हल्का सा हटाया था। रागनी जी और जोर से काजल का हाथ मरोती है। काजल जोर जोर से चीख रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काजल चिंखते हुए, आहा मॉम आई एम सॉरी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। रागनी जी कुछ नहीं सुनती। काजल राकेश जी और मीनाक्षी से हेल्प मांगती है। मीनाक्षी तो पहले ही रागनी का भयानक रूप देख डर गई थी। वही राकेश जी जब देखते हैं रागनी का गुस्सा बढ़ रहा है, वह रागनी को काजल से दूर करते हैं। वो उनको अंदर ले जाने लगते हैं। अंदर जाते जाते रागनी जी काजल और मीनाक्षी को धमकी देते हुए कहती हैं, अगर मेरे दक्ष और दक्षी को तुम दोनों ने इतनी सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की, तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राकेश जी रागनी जी को गोद में उठाकर रूम में ले जाते हैं। अंदर रूम में रागनी जी राकेश जी पर गुस्से करते हुए कहती हैं, आपने मुझे रोका क्यों? आज उस डाकिया चाह हाथ ही तोड़ देती मैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई दक्ष और दक्षी को धक्का देने की? राकेश जी उनको प्यार से गले लगाते हुए, मेरी शेरनी मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, बस कुछ दिन और रुक जाओ। अभी भी हमारा एक बेटा उस पर विश्वास करता है, तुम जानती हो ना वह उसकी लाडली है, वह उसके शरीर पर एक चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसे पता चलता तुमने काजल का हाथ तोड़ा है, वह हमसे रिश्ता तोड़ लेता। तुम भूल गई क्या वह उसकी हर बात मानता है, सही हो या गलत? जब तक काजल की सच अभिनव के सामने नहीं आ जाता तब तक हम उसे कुछ नहीं कर सकते हैं। रागनी जी बस एक बार काजल का सच अभिनव के सामने आ जाए, उस दिन मैं खुद इस लड़की को अच्छा सबक सिखाऊंगी। राकेश जी उनके गाल पर किस करते हुए, ओख मेरी जान, चलो अब चेंज कर लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। रागनी जी तुम भी चेंज कर लो, तुम्हें भी ठंड लग जाएगी। दोनों अपने कपड़े चेंज करने चले जाते हैं। वही गार्डन में राकेश जी और रागनी जी के जाने के बाद काजल चिल्लाते हुए कहती हैं, उस बुढ़िया को तो मैं छूऊंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ मरोने की, वो भी उन चिगोजे के लिए। वो गुस्से में दनदनाती हुई अपने कमरे में चली जाती हैं। वही मीनाक्षी को काजल की ऐसी हालात देख मजा आ रहा था। वह मन में, कल तुमने ऐसे ही मेरा गला पका था ना, जितना दर्द तुम्हें महसूस हुआ सेम मुझे भी हुआ था। वो मुस्कराते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर रीडिंग। जश्न दिल 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 दिल। थैंक्स फॉर लाइक्स एंड योर्स कमेंट्स। CH33 ऋषि दक्ष और दक्षी का प्लान अब तक वही गार्डन में। राकेश जी और रागनी जी के जाने के बाद काजल चिल्लाते हुए कहती हैं, उस बुढ़िया को तो मैं छूऊंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ मरोने की, वो भी उन चिगोजे के लिए। वो गुस्से में दनदनाती हुई अपने कमरे में चली जाती हैं। वही मीनाक्षी को काजल की ऐसी हालात देख मजा आ रहा था। वह मन में, कल तुमने ऐसे ही मेरा गला पका था ना, जितना दर्द तुम्हें महसूस हुआ सेम मुझे भी हुआ था। वो मुस्कराते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। अब आगे दक्ष और दक्षता के रूम में ऋषि ने उनके कपड़े चेंज करा दिए थे और अपने भी चेंज कर लिए थे। वह अभी दक्ष और दक्षता के रूम में था। वो उन्हें गर्म सूप पिला रहा था जिससे उन्हें सर्दी न लगे। दक्ष और दक्षता बिल्कुल शांत होकर सूप पी रहे थे। ऋषि को उनका ऐसे शांत रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो उनसे पूछता है, तुम उन गंदी आंटी को सजा देना चाहते हो? दक्ष और दक्षता ऋषि की तरफ देखने लगते हैं। ऋषि अपनी तरफ उनको देखता देख उनसे कहता है, तुम्हें उन दोनों गंदी आंटियों को सजा देनी है? दक्ष और दक्षता दोनों हाँ में गर्दन हिला देते हैं। ऋषि, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम उन दोनों आंटीज को पनिश कर सकते हैं। दक्ष, चाचू हमें बताओ ना प्लान। ऋषि, अगर तुम दोनों ऐसे उदास रहोगे तो मैं आप दोनों को अपने प्लान में इन्वॉल्व नहीं करूंगा। दक्ष और दक्षता, चाचू प्रॉमिस हम अब बिल्कुल भी उदास नहीं रहेंगे। ऋषि उन दोनों को अपने पास बुलाता है। तीनों एक दूसरे को गले लगाकर सर्कल बना लेते हैं। ऋषि उन्हें प्लान बताओ रहा था।
ऋषि का प्लान सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। दोनों ऋषि को हाई फाई हैंड वेविंग करते हैं। ऋषि, ये प्लान हम तीनों के अलावा किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए। दक्ष और दक्षिता हाँ में गर्दन हिलाते हैं। ऋषि का प्लान सुनकर दोनों काफी खुश हो गए। उन्हें खुश देखकर ऋषि भी खुश था। रात के समय सब लोगों के सो जाने के बाद दक्ष, दक्षिता और ऋषि चुपके चुपके काजल की तरफ जा रहे थे। तीनों ने अपने आप को पूरा कवर कर रखा था। ऋषि धीरे से काजल के रूम का दरवाजा खोलता है। पीछे मुड़कर दक्ष और दक्षी की तरफ अपने होठों पर एक अंगुली रखकर उन्हें चुपचाप अंदर घुसने का इशारा करता है। तीनों अब काजल के रूम के अंदर थे। ऋषि काजल के पास जाकर उसके चेहरे के करीब एक परफ्यूम टाइप बॉटल ओपन कर स्प्रे करता है, जिससे काजल गहरी नींद में चली जाती है। वो दक्ष और दक्षी को परमानेंट मार्कस दे देता है। दक्ष और दक्षी मार्कस से काजल के चेहरे पर ड्राइंग करने लगते हैं। वही ऋषि काजल के बाथरूम में जाकर अपने पास से एक बॉक्स निकालता है। उसमें से कॉकरोच और चूहे निकाल वही छोड़ देता है। काजल को चूहे से बहुत डर लगता था। वही दक्ष और दक्षी भी अपना पूरा काम कर चुके थे। तीनों काजल के रूम से निकल मीनाक्षी के रूम की तरफ जाते हैं। मीनाक्षी के पास जाकर ऋषि वही परफ्यूम बॉटल निकाल उसके चेहरे पर स्प्रे करता है, जिससे मीनाक्षी भी गहरी नींद में चली जाती है। वो दक्ष और दक्षी को एक सिजर्स पका देता है। दक्ष और दक्षी दोनों मीनाक्षी के बालों को काट देते हैं। ऋषि मीनाक्षी के कपड़ों में खुजली वाला पाउडर डाल देता है। तीनों अपना काम करने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। ऋषि दक्ष और दक्षी के पास ही रुकता है। वही उन तीनों को अवि ने देख लिया था मीनाक्षी के रूम से निकलते हुए। वो समझ जाती है तीनों ने मिलकर जरूर कुछ गड़बड़ की है। वो उन तीनों के जाने के बाद अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्योदय काजल और मीनाक्षी को छोड़ सभी हॉल में बैठे हुए थे। दक्ष, दक्षी और ऋषि की नज़र बार बार स्टेयर्स की तरफ जा रही थी। वही राकेश जी, रागनी जी, अवि और अक्षत सभी उन्हें ही देख रहे थे। तभी सभी को मीनाक्षी और काजल की चीखते हुए आवाज आ रही थी, जो भागते हुए हॉल की तरफ आकर्षित रही थी। वही वहां बैठे सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। उनको देखते ही सभी हंसने लगते हैं। वही सर्वेंट्स भी उन दोनों को अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। रागनी जी अपनी हंसी कंट्रोल कर उन दोनों से पूछती है, तुम दोनों चीख क्यों रही हो? काजल, मॉम मेरे बाथरूम में कॉकरोच हैं। आपको तो पता है ना, मुझे कॉकरोचेस से बहुत डर लगता है। मीनाक्षी, आंटी मेरे बाथरूम में चूहे हैं, मुझे भी चूहे से डर लगता है। रागनी जी, वो सब तो ठीक है, मैं सर्वेंट से कहकर उन्हें वहां से हटवा दूंगी, पर पहले ये बताओ तुम दोनों ने अपना ये क्या कर रखा है? तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है तुम दोनों किसी हॉरर थीम वाली पार्टी में जा रही हैं। ऐसा फैशन करके, ये कह वो हंसने लगती है। रागनी जी की बात सुनकर और उनको हंसता देख काजल और मीनाक्षी का ध्यान अपने आसपास जाता है। सभी उन्हीं को देखकर हंस रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। जैसे ही एक दूसरे को देखती हैं दोनों चीख पड़ते हैं। दोनों ने अपने दिल पर हाथ रख लिया था। वही अविया उनके सामने आते हुए कहती हैं, मीनाक्षी तुम्हारा न्यू हेयर स्टाइल यूनिक है और तुम पर काफी सूट कर रहा है, और काजल तुम्हारा आज का मेकअप भी थोड़ा यूनिक है, ये तुम्हारे ऊपर काफी सूट कर रहा है। ऋषि, दक्ष और दक्षी से हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। उन दोनों को देख वह काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही काजल अपने चेहरे पर हाथ लगाती है, बट उसे कुछ पता नहीं चल रहा था और मीनाक्षी अपने बालों को छूकर देखती है। जैसी ही छूती है उसकी आंखें शौक की वजह से बड़ी हो जाती हैं। उसे अपने बालों से बहुत प्यार था। वो दो इधर उधर कुछ ढूंढने लगती हैं। अभी समझ जाती हैं वो क्या ढूंढ रही हैं। वो अपना फ़ोन दोनों के सामने कर देती हैं। दोनों फ़ोन के कैमरे में अपना चेहरा देख चीख रही थी। काजल जल्दी से नीचे फ्लोर पर बने बाथरूम में जाकर अपना चेहरा साफ करने लगती हैं, पर चेहरे से कुछ भी साफ नहीं हो रहा था, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। वही मीनाक्षी तो अपने बालों को बार बार छू रही थी। अपने बालों की ये हालात देख उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दक्ष, दक्षी और ऋषि को सब देख मजा आ रहा था। उन तीनों को इतना खुश देख सभी सोचने लगते हैं, ये तीनों इतने खुश क्यों हैं? तभी सभी को अवि के मन की बात सुनाई देती है। अवि मन में, वाह भाई और मेरे गोलू मोलू, आप तीनों ने क्या मजा चाख्या है इन दोनों को। आई एम इम्प्रेस्ड फ्रॉम देम।
ओपन माउथ स्माइल। इन दोनों की हालत देख मैं तो बहुत खुश हूँ। सही हुआ इन दोनों के साथ। बड़ी उड़ती रहती थी। अपने बालों और अपने चेहरे पर बहुत घमंड था न इन्हें। अब दिखाए अपना घमंड। वही राकेश जी और रागनी जी अपने सामने बैठे 3 लोगों को घूरने लगते हैं। वही वो तीनों मन में, ऋषि, अभी को कैसे पता हमने ये सब किया है? दक्ष और दक्षी मन में, एंजल को कैसे पता लगा ये सब हमने चाचू के साथ मिलकर किया है? मीनाक्षी रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद रागनी जी दक्ष, दक्षी और ऋषि को देख उनसे पूछती हैं, ये सब तुम तीनों ने किया है ना? वो तीनों अपनी गर्दन न में हिला देते हैं। दक्ष और दक्षी मासूम आवाज में, दादी हम तो छोटू से हैं, हम ये हब कैसे कर सकते हैं? ऋषि, हाँ मॉम हम तो इनोसेंट हैं। वही अभी मन में, अगर इन तीनों को मैंने काजल और मीनाक्षी के रूम से कल रात निकलते हुए न देखा होता तो मुझे भी लगता ये सब किसी और ने किया है। वैसे भी किसी को भी इन तीनों इनोसेंट फेस को देख इन पर किसी को शक नहीं होगा। वही रागनी जी उन तीनों के थोड़ा करीब जाकर, जिससे उन तीनों के अलावा कोई न सुन सके, तुम तीनों भूल गए हो हम सभी को अभी के मन की बातें सुनाई देती हैं, और जो भी वो मन में कहती हैं वो सच होता है। अब तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर रागनी जी की तरफ देख तीनों हाँ में गर्दन हिलाते हैं। हाँ कहते हैं। तीनों ध्यान से रागनी जी को देखने लगते हैं। उन्हें लगता है अब उन्हें डांट पड़ेगी, पर आगे जो रागनी जी ने कहा उसे सुनकर वो तीनों ही नहीं वहां खड़े सभी हैरान हो जाते हैं। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर रीडिंग। जश्न दिल 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 दिल। थैंक्स फॉर लाइक्स एंड योर्स कमेंट्स। CH34 देवेश श्रेया के अपार्टमेंट में अब तक वही रागनी जी उन तीनों के थोड़ा करीब जाकर, जिससे उन तीनों के अलावा कोई न सुन सके, तुम तीनों भूल गए हो हम सभी को अभी के मन की बातें सुनाई देती हैं, और जो भी वो मन में कहती हैं वो सच होता है। अब तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर रागनी जी की तरफ देख तीनों हाँ में गर्दन हिलाते हैं। हाँ कहते हैं। तीनों ध्यान से रागनी जी को देखने लगते हैं। उन्हें लगता है अब उन्हें डांट पड़ेगी, पर आगे जो रागनी जी ने कहा उसे सुनकर वो तीनों ही नहीं वहां खड़े सभी हैरान हो जाते हैं। अब आगे रागनी जी, वेल डन। अब सभी की नजरें उन्हीं पर थी। रागनी जी सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस कर उनसे कहती, क्या तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? दक्ष, दादी आप हमसे नाराज नहीं हैं? हमने दोनों आंटियों की ऐसी हालत की। दक्षी और ऋषि, हाँ कहते हैं। रागनी जी, तुम तीनों ने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जिससे मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमने सही किया, बट मैं तुम लोगों से एक बात से नाराज हूँ। ऋषि, दक्ष और दक्षी, क्या? रागनी जी, तुम लोगों ने मुझे शामिल नहीं किया। दक्ष और दक्षी उनके पैरों को गले लगा लेते हैं और उनसे कहते, दादी नेक्स्ट टाइम हम आपको भी जरूर शामिल करेंगे। रागनी जी अपना हाथ आगे करते हुए प्रॉमिस। दक्ष और दक्षी उनके हाथ पर हाथ रखते हुए प्रॉमिस। तीनों मुस्कुराने लगते हैं। वही ऋषि भी खुश था। अभी राकेश जी के करीब जाते हुए कहती हैं, डैड आज मोम ने कुछ गलत खा लिया था क्या? राकेश जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है। वही अक्षत अभी का हाथ पकड़ते हुए, हमें जाना होगा शूटिंग के लिए। अभी हाँ में गर्दन हिलाती है। अक्षत उसे वहां से ले जाता है। वही काजल ने सब देखा जो वहां हुआ। उसे काफी गुस्सा आ रहा था जब रागनी जी ने उन सभी को कुछ नहीं कहा। काजल अपनी मुट्ठियां कसते हुए, इस बुढ़िया से तो मैं बात में निपटाए, पहले इन 2 चीजों से छुटकारा पाना होगा। वो अपने कमरे में जाकर किसी से कॉल पर बात करती है। कॉल खत्म हो जाने के बाद वह शैतानी की तरह हंसने लगती है। वही दूसरी तरफ देवेश और वीर को भी काफी हंसी आ रही थी काजल और मीनाक्षी की ये हालत देख। वीर देवेश से कहता है, भाई मेरे भतीजा और भतीजी सेम टू सेम ऋषि भाई और मुझ पर गए हैं। हम भी ऐसी ही शैतानियां करते थे। देवेश अपनी आंखें छोटी करता है और मन में कहता है, मुझे दक्ष और दक्षी को इन दोनों जोकरों जैसे नहीं बनने देना है। उनको इनसे दूर रखना होगा, पर उससे पहले मुझे श्रेया को मनाना होगा। वो अपनी सीट से खड़ा होकर हाथ में कोट लेते हुए बाहर जाते हुए कहता है, आज की मीटिंग्स तुम संभालोगे, मैं तुम्हारी भाभी को मनाने जा रहा हूँ। वीर चिढ़ते हुए, भाई ये सब मैं कैसे हैंडल करूँगा? देवेश कैबिन से बाहर निकलते हुए, मुझे तुम पर पूरा यकीन है तुम कर लोगे। वीर चिंता रहता है भाई भाई पर, तब तक देवेश जा चुका था।
देवेश श्रेया के अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग के बाहर आता है। वो कार से निकल अपने हाथों में फ्लावर्स का बूटे पकड़ श्रेया के अपार्टमेंट की तरफ चल देता है। उसने आज श्रेया का पूरा शेड्यूल पहले ही चेक कर लिया था। आज श्रेया का कोई भी शूट नहीं था, इसलिए वो आज घर पर ही रेस्ट कर रही थी। वो श्रेया के अपार्टमेंट की डोरबेल बजाता है। वही श्रेया दक्षी और रागनी जी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। जैसे ही डोरबेल की आवाज सुनती है वो दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है, पर जैसे ही दरवाजा खोलती है देवेश को सामने पाती है। देवेश को देख वो दरवाजा बंद करने को होती है, उससे पहले ही देवेश अपना एक हाथ बीच में कर देता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। देवेश चीख पड़ता है। वही श्रेया तो शॉक में चली गई थी। देवेश को चीखता देख वो उससे बार बार सॉरी कहती है। आई एम रियली सॉरी सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वो उसका हाथ पकड़ फूंक मारने लगती है और उसे अंदर ले जाकर सोफे पर बैठने को कहती है। वो छल्ले से मेडिकल किट लेकर आती और मेडिसिन लगाने लगती है। देवेश तो बस श्रेया को ही देखे जा रहा था बिना ब्लिंक करे हुए। उसे श्रेया का उसकी ऐसे केयर करना अच्छा लग रहा था। श्रेया मेडिसिन लगाने के बाद देवेश की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब चुके थे। उनको ध्यान ही नहीं था अपने आसपास का। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। अब दोनों एक बीच में 1 इंच का फासला था। तभी उन्हें किसी के खांसने की आवाज आती है। तब दोनों होश में आते हैं। श्रेया जल्दी से देवेश से दूर हो जाती है, उस तरफ देखने लगती है जहां से खांसने की आवाज आई थी। ये रागनी जी और राकेश जी थे। दक्ष और दक्षी भी थे जो लैपटॉप में चल रही वीडियो कॉल से सब देख रहे थे। दक्षी देवेश को देख एक्साइटेड होते हुए कहती है, हेलो डैड। देवेश, हेलो प्रिंसेस। दक्षी, दाद आप मम्मा को जल्दी लेकर हमारे पास आ जाओ। मैं और भैयू आपको बहुत मिस करते हैं। देवेश, आई ऑल्सो मिस यू सो मच प्रिंसेस एंड माई लिटिल चैम्प। आप दोनों चिंता मत करो, मैं जल्द ही आपकी मम्मा को मना के घर ले आऊंगा। दक्ष, मॉम आप जरा ठग लोगों से दूर रहना। देवेश घूरकर दक्ष को देखने लगता है। वो अपने मन में ये लड़का मुझे ठग बोल रहा है, क्या इसे ठग लग रहा हूँ। श्रेया ऑफ चैम्प। देवेश श्रेया से पानी मांगता है। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। श्रेया पानी लेने के लिए किचन की तरफ चली जाती है। श्रेया के जाने के बाद रागनी जी और राकेश जी, नालायक, जल्दी ही मेरी बहू को मनाकर घर ले आ। हम सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। देवेश, मॉम मैं जल्दी ही आपकी बहू को घर ले आऊंगा। दक्षी, ऑल द बेस्ट डैड। देवेश, थैंक्स प्रिंसेस राजकुमारी। अब वो कॉल कट कर देता है। वही श्रेया देवेश के लिए पानी लेकर आ रही थी। वो उसे पानी देती है। देवेश पानी पी लेता है। वो श्रेया से बात करने के बारे में सोच रहा होता है, तभी श्रेया उसे वहां से जाने के लिए कहती है। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर रीडिंग। जश्न दिल 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 दिल। थैंक्स फॉर लाइक्स एंड योर्स कमेंट्स। 35 देवेश, श्रेया, दक्ष और दक्षी की जान को खतरा। अब तक श्रेया के जाने के बाद रागनी जी और राकेश जी, नालायक, जल्दी ही मेरी बहू को मनाकर घर ले आ। हम सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। देवेश, मॉम मैं जल्दी ही आपकी बहू को घर ले आऊंगा। दक्षी, ऑल द बेस्ट डैड। देवेश, थैंक्स प्रिंसेस राजकुमारी। अब वो कॉल कट कर देता है। वही श्रेया देवेश के लिए पानी लेकर आ रही थी। वो उसे पानी देती है। देवेश पानी पी लेता है। वो श्रेया से बात करने के बारे में सोच रहा होता है, तभी श्रेया उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अब आगे देवेश सोफे से खड़ा होते हुए अपने घुटने के बल बैठ उससे कहता है, आई एम सॉरी श्रेया। मैं जानता हूँ मेरी गलतियों की वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है। मैं पास्ट को नहीं बदल सकता, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें और अपने बच्चों को फ्यूचर में कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज मुझे अपनी गलतियां सुधारने का एक चांस दे दो, मेरी गलतियां सुधारने को और तुम्हें और बच्चों को प्रोटेक्ट करने को। बस एक लास्ट चांस प्लीज। श्रेया देवेश के ऐसे घुटने के बल बैठते से हैरान हो जाती है। वो उसे खड़ा होने को बोलती है। देवेश मना कर देता है। देवेश, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी और एक चांस नहीं दोगी मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। श्रेया, सर ये क्या बेवकूफ़ी है। प्लीज खड़े हो जाइए, वरना आपके पैरों में दर्द हो जाएगा। देवेश, हो जाने दो।
तुम्हारे दर्द के आगे ये कुछ भी नहीं है। तुमने इतने सालों में इससे कई गुना ज्यादा दर्द झेला है। क्या मैं इतना भी नहीं सह सकता? श्रेया सर, आप कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं? उठिए जमीन से। वो देवेश का हाथ पकड़ उठाने लगती है, पर देवेश बिल्कुल भी नहीं हिलता। देवेश ने कुछ कहने को अपना मुंह खोला ही था, तभी उसके फोन पर रागनी जी की कॉल आती है। पहले वह इग्नोर कर देता है। वो दोबारा कॉल करती है। देवेश कॉल पिक कर लेता है। कॉल की दूसरी तरफ से रागनी जी, देवेश, हम घूमने के लिए पार्क में आए थे। अब दक्ष और दक्षी कहीं नहीं मिल रहे, हमने सब जगह देख लिया। देवेश जमीन से खड़ा हो जाता है। व्हाट? मॉम, मैं अभी आता हूँ। वो कॉल कट कर देता है। तभी उसकी नज़र श्रेया पर जाती है, जो उसी की तरफ देख रही थी। देवेश मन में, अगर मैंने श्रेया को बताया दक्ष और दक्षी मिल नहीं रहे तो ये परेशान हो जाएगी। देवेश श्रेया की तरफ देखते हुए, मॉम को कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना होगा। वो उसके माथे पर हल्का किस करते हुए वहां से जल्दी चला जाता है। तभी श्रेया के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। वह जैसे ही फोन पर आए वीडियो चेक करती है, उसके हाथ से फोन छूट जाता है। तभी फोन पर एक और नोटिफिकेशन आती है। वो फोन को उठा नोटिफिकेशन रेड करती है। एमएसजी में लिखा था, अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहती हो तो इस जगह पर आ जाओ। तुम्हें अकेले ही आना होगा। अगर तुमने ये बात पुलिस को इन्फॉर्म करी तो हम तुम्हारे दोनों बच्चों को जान से मार देंगे। श्रेया को समझ नहीं आता वह क्या करे। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी वह अपना फोन और गाड़ी की चाबी लेकर बिना बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर के वहां से निकल जाती है, किडनैपर की बताई हुई लोकेशन की तरफ। वही देवेश के बॉडी जो देवेश ने श्रेया की प्रोटेक्शन के लिए रखे थे, वो देवेश को इन्फॉर्म कर देते हैं, सर श्रेया मैम बिना बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर के चली गई हैं। देवेश को अब बॉडीगार्ड्स पर गुस्सा आता है। तुम लोग कहाँ मर गए थे? हेड बॉडीगार्ड सर, मैम ने हमें मना किया था। देवेश श्रेया का पीछा करो और मुझे भी लिव लोकेशन सेंड करो, मैं भी वहां आता हूँ। देवेश समझ गया था जरूर श्रेया के पास किडनैपर का एमएसजी आया होगा। वो अपने फोन में बॉडीगार्ड के द्वारा भेजी लिव लोकेशन को ट्रेस करने लगता है और रागनी जी और ऋषि को एमएसजी कर देता है वो लोग घर चले जाएं। वो दक्ष और दक्षी को अपने साथ लेकर आ जाएगा। थोड़ी देर में श्रेया उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां किडनैपर ने आने को कहा था। ये एक जंगल एरिया था। इस जंगल एरिया में एक खंडसी बिल्डिंग थी। श्रेया उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। देवेश भी पहुंच गया था। वो भी श्रेया के पीछे पीछे अंदर चला जाता है। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं, दक्ष और दक्षी उन्हें चेयर पर बंधे हुए दिखते हैं। दोनों उन दोनों को चेयर से फ्री करने लगते हैं। तभी उनके पास एक बॉल आती है। श्रेया और देवेश दोनों डर जाते हैं। उनको लगता ये बालम है। तभी उस बादल से धुआं निकलने लगता है। देवेश उस धुआं को सूंघ समझ जाता है ये पॉइजनिंग गैस है। वो श्रेया के साथ दक्ष और दक्षी को लेकर बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, गेट नहीं खुलता। दक्ष और दक्षी श्रेया से, मॉम हमें सांस नहीं आ रही। देवेश और श्रेया दोनों परेशान हो जाते हैं। देवेश अपने आसपास कुछ देखने लगता है पर वहां कुछ नहीं मिलता। वही बिल्डिंग से बाहर दो आदमी खड़े थे। उनमें से एक आदमी, अबे मैडम ने बोला था उस लड़की और उसके दोनों बच्चों को मारना है, पर यहाँ तो एक और लड़का भी है, वो मर गया तो। दूसरा आदमी, वो लड़का ही बीच में आया है, हमारी कोई गलती नहीं है। पहला आदमी, अगर उस मैडम को पता लगा तो। दूसरा आदमी, जब तक उस मैडम को पता लगेगा तब तक ये लोग टपक गए होंगे, हमें बस अपने काम और पैसों से मतलब है। ये दोनों आदमी काजल ने अपॉइंट किए थे। दूसरा आदमी काजल को फोन करके बताता है, मैडम आपने जैसे कहा था वैसा हो गया, अब आप हमारे पैसे दे दीजिए। काजल ओक मैं सेंड कर दूंगी। जैसे ही कॉल कट होता है तभी देवेश के बॉडीगार्ड उन दोनों को पकड़ लेते हैं। देवेश ने बॉडीगार्ड्स को बाहर ही रुकने के लिए कहा था, पर उन्हें काफी देर तक देवेश बाहर आता नजर नहीं आता। वो समझ जाते हैं जरूर कुछ गड़बड़ है। वो वहां पहुंचते तो उन्हें उन दोनों की बातें सुनाई दे जाती हैं। हेड बॉडीगार्ड उन दोनों को दूसरे बॉडीगार्ड के हवाले कर जल्दी से बिल्डिंग का गेट खोलने की कोशिश करता है, पर गेट नहीं खुलता। वह वापस उन दोनों आदमियों के पास जाता है और उनसे चाबी मांगता है। उन दोनों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी बॉडीगार्ड के पीटने की वजह से।
उनमें से दूसरा आदमी चाबी निकाल के हेड बॉडीगार्ड को दे देता है। हेड बॉडीगार्ड जल्दी से गेट खोलता है। उसे चारों लोग जमीन पर बेहोश नजर आते हैं। वो और बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उन चारों को हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है। तभी हेड बॉडीगार्ड के फोन पर अवी का फोन आता है। अवी, जमीन भाई भाई कहाँ हैं? हेड बॉडीगार्ड, मैम, हम सर, मैडम, छोटी मैडम और छोटे सर को सिटी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अवी, हम भी वहां पहुंचते हैं। अवी और अक्षत सिटी हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। अक्षत तो तब से सोच में ही था। फ्लैशबैक, अवी अपने सीन शूट कर रही थी, तभी उसे चीकू की आवाज आती है, मास्टर, आपके भाई, भाभी और दक्ष और दक्षी की जान खतरे में है। काजल ने 2 लोगों को हायर किया था, उन्हें जान से मारने के लिए हायर किया था। उन लोगों ने दक्ष और दक्षी को किडनैप किया और श्रेया को ब्लैकमेल करके वहां बुलाया जहां दक्ष और दक्षी को किडनैप किया था। आपके भाई भी तब तक वहां पहुंच चुकी थे। अब उनकी जान खतरे में है। तभी अवी शूटिंग छोड़कर वहां से निकल जाती है बिना डायरेक्टर को बताए। वही सब लोग उसे ऐसे भागता देख हैरान हो जाते हैं। वही अक्षत भी उसको ऐसे भागता देख उसके पीछे निकल जाता है। अवी कार में बैठ कार स्टार्ट करती है, तभी अक्षत भी कार की पैसेंजर सीट खोल बैठ जाता है। वो अवी से पूछता है, तुम वहां से ऐसे क्यों भागी? अवी, अभी मैं तुम्हें बस इतना बता सकती ही, भाई, भाभी और दक्ष और दक्षी की लाइफ को खतरा है। अक्षत उससे कुछ नहीं पूछता। वो लोग आधे रास्ते ही पहुंचे थे, तभी अवी को फिर से चीकू की आवाज आती है, मास्टर, आपके उन सभी को आपके बॉडीगार्ड्स ने बचा लिया है। तभी अवी जतीन को कॉल कर देती है। फ्लैशबैक एंड आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर रीडिंग जश्न दिल 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 दिल। थैंक्स फॉर लाइक्स एंड योर्स कमेंट्स। CH36 ऋषि ने सिखाया काजल को सबक। अब तक वो अवी से पूछता है, तुम वहां से ऐसे क्यों भागी? अभी अभी मैं तुम्हें बस इतना बता सकती ही, भाई, भाभी और दक्ष और दक्षी की लाइफ को खतरा है। अक्षत उससे कुछ नहीं पूछता। वो लोग आधे रास्ते ही पहुंचे थे, तभी अवी को फिर से चीकू की आवाज आती है, मास्टर, आपके उन सभी को आपके बॉडीगार्ड्स ने बचा लिया है। तभी अवी जतीन को कॉल कर देती है। फ्लैशबैक एंड अब आगे सिटी हॉस्पिटल में श्रेया, दक्ष और दक्षी का ट्रीटमेंट कर उन्हें एक वार्ड में ट्रांसफर कर दिया था। वही देवेश की हालात काफी खराब हो गई थी। उसने श्रेया, दक्ष और दक्षी को प्रोटेक्ट किया था। उनके प्रोटेक्शन की वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिससे पॉइजनस स्मोक उसके अंदर तक जा चुका था। देवेश इस वक्त OTT में मौजूद था। अवी और अक्षत वहीं ही पहुंच चुके थे। अवी काफी परेशान हो गई थी। अक्षत उसे संभाल रहा था। थोड़ी देर में राकेश जी, रागनी जी, ऋषि और वीर भी वहां पहुंच जाते हैं। रागनी जी को वहां देख अवी उनके गले लग जाती हैं। वह रोते हुए कहती हैं, मोम, भाई की हालात ठीक नहीं है। रागनी जी उसे सांत्वना देते हुए, प्रिंसेस, तुम इतना परेशान मत हो, देखना वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। रागनी जी अवी को तो सांत्वना दे रही थी, बट वह भी अंदर से टूटी हुई थी। चाहे माँ अपने बच्चों से कितना भी नाराज हो, पर कोई भी माँ अपने बच्चों को कभी इस हालात में नहीं देख सकती। वो सभी बच्चों से बराबर ही प्यार करती हैं। राकेश जी को रागनी जी की हालात समझ आ रही थी। वह भी उन दोनों के गले लग जाते हैं और उन्हें हिम्मत देने लगते हैं। तभी ऋषि वहां खड़े जमीन से पूछता है, पर ऐसा कौन है जिसने इतना घिनौना काम किया? पहले दक्ष और दक्षी को किडनैप किया, फिर भाई और भाभी की ये हालत। दक्ष, दक्षी और भाभी कहाँ हैं? वो लोग तो ठीक है ना? राकेश जी, रागनी जी, वीर और ऋषि जतीन की तरफ देख रहे थे। जतीन सर, श्रेया मैम, यंग मास्टर और यंग मैडम ठीक है, उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। उन्हें जल्द ही होस्ट आ जाएगा और हमने उन लोगों को भी पकड़ लिया है जिन्होंने यंग मास्टर और यंग मैडम को किडनैप किया था। पर वो सिर्फ मोहरे हैं। असली मास्टरमाइंड कोई और है। हम उसे पता लगाने की कोशिश कर रहे। अभी मन में, ये जरूर काजल ने कराया होगा। वो ही उनकी बॉस होगी। उसके अलावा इतनी घटिया हरकत कर भी कौन सकता है? वैसे भी लास्ट लाइफ में जब उसे दक्ष, दक्षी और श्रेया भाभी की खबर मिली थी, उसने तब भी उन्हें जान से मरवा दिया था। तब भाई को उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए वो अपनी जान गंवा बैठे थे। बट इस लाइफ में भाई ने इन तीनों को बचा लिया। अगर उसे फिर से इनके जिंदा होने की खबर मिली, वो इन्हें दोबारा जान से मारने के बारे में सोचेगी।
पर मैं अब अपनी फैमिली पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगी। आज उसने मेरे भाई, भाभी और गोली मोलू की जान लेने की कोशिश की। आज उसे मैं अच्छा सबक सिखाने रहूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरा मन कर रहा है उसे जान से मार दूं, बट अभी मैं उसे मार नहीं सकती, पर उसकी जिंदगी हेल जरूर बनाऊंगी। सब मन में कहते हुए उसके चेहरे पर काफी गुस्सा था। वही सभी ने अवी के मन की बात सुन ली। उन सभी के चेहरे पर भी काफी गुस्सा था। तभी ओटीटी रूम से डॉक्टर्स बाहर आते हैं। सबका ध्यान अब डॉक्टर्स पर चला जाता है। डॉक्टर अब मिस्टर देवेश की जान खतरे से बाहर है, बट उन्हें काफी रेस्ट करना होगा। हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। 1 या 2 में उन्हें होश आ जाएगा, तब आप सब उनसे मिल सकते हैं। इतना कह डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वही वीर और ऋषि, मॉम हमें कुछ काम आ गया है, हमें जाना होगा। भाई के होश आने तक हम वापस आ जाएंगे, तब तक आप भाभी, दक्ष और दक्षी से मिल लीजिए। वो दोनों जतीन को अपने साथ ले जाते हैं। वही अक्षत हॉस्पिटल की टाइट सिक्योरिटी करवा देता है ताकि कोई खतरा न हो। वही हॉस्पिटल से निकलते ही वीर और ऋषि एक दूसरे से बातें करते हैं। वीर, भाई अवी ने जो कहा वो सुना आपने? ऋषि, हाँ, इस बार काजल ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, उसे अच्छा सबक सिखाना होगा। वीर, हाँ भाई, मुझे तो अफसोस हो रहा है उसे अपनी बहन की जगह देने पर। हमने उसे कितना प्यार दिया, आज उसने उसे प्यार का नाजायज फायदा उठाया है। भाई अवी की बातों से लगता है उसका रिबॉर्न हुआ है। जब भी वो मन में कुछ बात लास्ट लाइफ के बारे में कहती है, उसकी उन बातों में काफी दुख, दर्द और गुस्सा नजर आता है। उसकी मन की बातों को सुनकर उसकी बातों में दर्द साफ नजर आता है। हमने उसे लास्ट लाइफ में काजल की वजह से बहुत दर्द दिया है। उसकी लास्ट लाइफ काजल और हमारी वजह से बर्बाद हो गई, बट इस लाइफ में न तो हम एक खरोच अवी को आने देंगे और न ही उसे किसी दर्द का सामने करने देंगे। खुद तो क्या, किसी दूसरे को भी उसको चोट और दर्द नहीं पहुंचाने देंगे। अगर किसी ने उसे चोट या दर्द पहुंचाने की कोशिश की, सबसे पहले उन्हें हमसे सामना करना होगा। वही ऋषि तो एकटक वीर को देखे जा रहा था। वीर को जब ऋषि से कोई जवाब नहीं मिलता, वो उसकी ओर देखता है जो उसे एकटक देख रहा था। वीर, भाई, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? ऋषि, मैं बस अपने छोटू से भाई को देख रहा हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था मेरा मचकिया भाई जो हक बक मजाक मस्ती करता रहता है, वो इतनी सीरियस बातें भी कर सकता है। वीर, भाई, मैं पहले भी ऐसी ही बातें करता था, तो आप लोग ही मेरी बातों को मजाक में ले जाते थे। ऋषि उसके सर पर हाथ फेरते हैं। तब तक जतीन भी कार लेके आ जाता है। तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां किडनैपर्स को रखा था। उनकी हालत कारी खराब थी क्योंकि बॉडीगार्ड्स ने पहले ही उन्हें बहुत मारा था। अब ऋषि और वीर भी उन दोनों को मारने या कहीं उन दोनों पर अपना गुस्सा उतारने लगते हैं। वो किडनैपर्स रोते हुए, प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए, हमने तो पैसों के लालच में आकर किडनैपिंग और उन लोगों को मारने की सुपारी ली थी। ऋषि उन दोनों को लात मारते हुए, बता किसने करवाया तुमसे ये सब? उनमें से एक, सर, हमें तो फोन पर एक मैडम ने उन दोनों बच्चों की फोटो भेजी थी, उन्हें किडनैप करके उनकी मॉम को ब्लैकमेल करके वहां बुलाने की, फिर उसके बाद उन तीनों को वहां बंद करके जहीला धुआं छोड़ने की। पता नहीं वहां एक लड़का कैसे आ गया। हमें तो बस अपने काम से मतलब होता है, तो हमने उस लड़के को भी उनके साथ बंद कर दिया। काम हो जाने के बाद उस मैडम ने हमारे पैसे भी हमें भेज दिए। वीर उन्हें एक लात मारते हुए बोल, कौन थी वो लड़की, तुम्हें कहाँ मिली और उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? उनमें से दूसरा आदमी, सर, हम उन मैडम से कभी नहीं मिले। उन मैडम ने हमें कॉल पर ही ऑर्डर दिया था और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए थे। सर, हमारे फ़ोन में आपको सारे सबूत मिल जाएगा। सर, हमने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए, प्लीज़ अब तो हमें जाने दो। वीर और ऋषि उन दोनों को एक एक लात और मारते हुए, अभी कैसे छूट दे तुम्हें, अभी हमारे बड़े भाई को हिसाब करना बाकी है तुमसे। तुम दोनों की खातिरदारी का मौका उन्हें भी दो। वैसे भी तुम्हारी खातिरदारी के असली हकदार वो ही हैं। इतना कह वो बाहर से चले जाते हैं। वही जतीन भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। ऋषि जतीन से एक लैपटॉप और किडनैपर्स का फोन मांगता है। तीनों कार में बैठे हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। वही ऋषि की उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर चल रही थी। थोड़ी देर में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। ऋषि वीर से, ये काजल का दूसरा अकाउंट है जिससे किडनैपर्स को पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, और ये नो भी उसका दूसरा नो है।
इन दोनों को वो इल्लीगल काम के लिए इस्तेमाल करती है। वीर, भाई इस काजल को सबक सिखाना होगा। ऋषि, मैं समझ गया क्या करना है। वो बैंक मैनेजर को कॉल कर काजल के सभी क्रेडिट कार्ड्स को बंद करने को बोलता है और सभी जगह जहां जहां काजल शॉपिंग और लंच, डिनर, क्लब जाती थी उन सभी जगह से वो उसे ब्लैकलिस्ट करवा देता है। कॉल एंड करने के बाद ऋषि के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वो वीर से कहता है पैसा और रिच होने का दिखावा करना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, अब वो ही उसका पास नहीं रहेगा। वीर, ऋषि के गाल पर एक किस करते हुए, वाओ भाई आपने तो दिल खुश कर दिया, आप हमेशा मेरा दिल जीत लेते हो, आपको उस चुड़ैल की सारी कमजोरी भी मालूम है। ऋषि, मुझे तेरी भी सारी वीकनेस मालूम है। वीर मुंह फाड़े उसे देखता है और उससे पूछता है, भाई आपको कैसा पता? ऋषि, बिकॉज आई एम जीनियस। वीर, ये तो है, आप सच में जीनियस हो। तभी जतीन उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें काजल स्टोर में शॉपिंग कर रही थी। पेमेंट के टाइम पर उसके किसी भी कार्ड ने काम नहीं किया जिससे उसकी बहुत बेइज्जती हुई। वो गुस्से में वहां से निकल दूसरी स्टोर पर जाती है पर वहां उसे गुस्से भी नहीं दिया जाता। वही क्लब से भी उसे बाहर ही रोक दिया जाता है और उसे धक्के मारकर वहां से भगा दिया जाता है। आज उसकी काफी इंसल्ट हुई थी जिसे वह सहन नहीं कर पा रही थी। वह सड़क पर ही पागलों की तरह लोगों से झगड़ा कर रही थी। इस सभी घटना की वीडियो किसी ने इंटरनेट पर यानी सोशल मीडिया पर डाल दी थी। ये काफी वायरल भी हो गई थी, सब उसे गालियां दे रहे थे। ये वीडियो देख वीर को बहुत मजा आ रहा था। वीर, इसकी ऐसी हालात देख मुझे बहुत मजा आ रहा है। ऋषि, अभी भी काजल की एक ताकत है जिसे हमें तोड़ना होगा। वीर, वो क्या भाई? ऋषि, अभिनव भाई। अभी अभिनव भाई को काजल की सच्चाई नहीं मालूम, तुमको तो पता है न, अभिनव भाई की जान है वो अभिनव भाई की जरूर हेल्प लेगी। अभिनव भाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, हमें उसकी इसी ताकत को तोड़ना होगा। Important note, I am really very sorry readers, डेली चैप्टर्स ना देने के लिए। यह पहले मेरे एग्जाम दी उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी जड़ा खराब हो गई है, अभी भी ठीक होने चाहिए। सिर्फ आपके लिए ही थोड़ा बेटर फील होने प्यार चैप्टर डाल देती हूँ। यार पूरे एक वीक से बीमार हूँ, मेडिसिन खाने के बाद थोड़ा बेटर फील हुआ है तो चैप्टर लिख दिया। एक और बात, ये स्टोरी पॉकेट नॉवल वालों ने काफ़ी समय पहले यानी इस स्टोरी के 19 या 20 एपिसोड आए थे तभी रिजेक्ट कर दी थी। वो तो सिर्फ आपकी खुशी के लिए लिख रही हूँ, या कभी कभी क्या लिखना है सोचना भी पड़ता है। वैसे थैंक्स आपके रिव्यूज़ और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, एंड थैंक यू सो मच स्टोरी PR एक्टिव RHNE के लिए। एक और बात, केल वाले चैप्टर में सबसे बड़े भाई का भी इंतजार खत्म होने वाला है, वो जल्द ही आने वाले हैं। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर रीडिंग। जश्न दिल 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 दिल। थैंक्स फॉर लाइक्स एंड योर्स कमेंट्स। CH37 श्रेया का कन्फेशन एंड डॉक्टर रक्षिता। अब तक ये वीडियो देख वीर को बहुत मजा आ रहा था। वीर, इसकी ऐसी हालात देख मुझे बहुत मजा आ रहा है। ऋषि, अभी भी काजल की एक ताकत है जिसे हमें तोड़ना होगा। वीर, वो क्या भाई? ऋषि, अभिनव भाई। अभी अभिनव भाई को काजल की सच्चाई नहीं मालूम, तुमको तो पता है न, अभिनव भाई की जान है वो अभिनव भाई की जरूर हेल्प लेगी। अभिनव भाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, हमें उसकी इसी ताकत को तोड़ना होगा। अब आगे तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। देवेश को होश आ गया था। राकेश जी, रागनी जी, अक्षत, अभी चारों देवेश के रूम में मौजूद थे। ऋषि, वीर और जतीन भी वहां पहुंच जाते हैं। वही देवेश, श्रेया और दक्षी से मिलने की जिद कर रहा था। सभी उसे समझा रहे थे वो लोग ठीक हैं, डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन दिया है जिस वजह से वो बेहोश है, पर देवेश किसी की मान ही नहीं रहा था। तभी अवी कहती है, भाई आप चाहते हैं भाभी आपको माफ कर दे और आपके साथ रहने लगे तो आपको मेरी बात माननी होगी, जैसा मैं कहूंगी वैसा करना होगा। देवेश शांत हो जाता है। अवी सभी को अपने प्लान के बारे में बताती है। 1 घंटे बाद सभी देवेश के कमरे के बाहर खड़े थे। डॉक्टर देवेश का चेकअप कर रहे थे। तभी श्रेया अपने रूम से निकल कर आती है। अवी श्रेया को देख सबको एक्टिंग स्टार्ट करने के लिए बोलती है। सभी अपना मायूस चेहरा बना लेते हैं।
वही श्रेया उनके पास पहुंच चुकी थी। वो उनसे देवेश के बारे में पूछती है। कोई उसे कुछ नहीं बताता, सब शांत खड़े रहते हैं। वही श्रेया अवि के पास जाती है। वो उससे पूछती है, अवि देवेश सर कहाँ है, वो ठीक तो है ना? अवि उसे कुछ जवाब नहीं देती। श्रेया, अवि बोलो ना, देवेश सर ठीक है? अवि उदासी चेहरा बनाते हुए देवेश के रूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो भाभी भाई। इससे आगे वो कुछ नहीं कहती। वही श्रेया हल्के हल्के कदम से देवेश की रूम की तरफ चली जाती है। उसमें से डॉक्टर बाहर निकलते हैं। श्रेया उनसे पूछती है, डॉक्टर देवेश सर कैसे हैं, वो ठीक तो है ना? वही डॉक्टर अपना सर नीचे कर लेते हैं। डॉक्टर के ऐसे रिएक्शन से श्रेया अपनी जगह जम जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। श्रेया की ऐसी हालात देख सब अवि से कहते हैं, अवि ये कुछ ज्यादा हो गया है। देखो श्रेया की क्या हालत हो गई है, हमें उसे सच बता देना चाहिए। अवि, मॉम, डैड और भाई आप सभी बस देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। अगर आपने अभी भाभी को रोक दिया तो वो कभी भी भाई से अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगी और न ही भाई उनके दिल की बात जान पाएंगे। मैं मानती हूँ ये तरीका गलत है, भाभी को बहुत दुख पहुँच रहा है, पर मेरा यकीन करिए सब अच्छा होगा। अभी मन में, जहाँ तक मुझे याद है लास्ट लाइफ में भाभी भाई ऐसे हॉस्पिटल मिलने आई थी, तब उन्होंने अपना प्यार कन्फेस किया था। तब भाई बेहोश थे बट अब भाई होश में हैं। तब भाई एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल में थे बट अब अलग सिचुएशन में हॉस्पिटल में हैं। पर हॉस्पिटल वाला सीन सेम है। क्या पता आज भी भाभी कन्फेस कर दे। वही श्रेया दौड़कर देवेश के पास जाती है और उसे लिपट कर यानी सीने पर सर रख रोने लगती है। श्रेया रोते हुए, देवेश आप मुझसे ऐसा अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपके बिना नहीं जी सकती, प्लीज देवेश उठ जाइए ना। मैंने आपको माफ कर दिया, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। प्लीज देवेश उठ जाइए। आई लव यू सो मच देवेश, आई लव यू। आपको पहली नज़र देखते ही मुझे प्यार हो गया था। जब मैं आपसे दूसरी बार मिली तब मैं आपको बताना चाहती थी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बट आपने ही मुझे गलत समझ लिया। अब मैंने अपना प्यार आपसे कन्फेस कर दिया है। मैं बस आपके और हमारे बच्चों के साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। प्लीज देवेश सर उठ जाइए ना। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब तो उठ जाइए। देवेश अब भी नाटक करता रहता है। वो तो काफी इमोशनल क्राइंग हो गया था। आज उसे पूरे जहां की खुशियां मिल गई थी। तभी श्रेया कहती है, अगर आप नहीं उठे तो मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। जैसे ही देवेश श्रेया के मुंह से उसे छोड़कर जाने की बात सुनती है, वह श्रेया का हाथ पकड़ उसे खींच लेता है। श्रेया उसके ऊपर जा गिरती है। देवेश, श्रेया से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? तुम्हें तो मैं इतना कहूं। वह श्रेया को किस करने लगता है। वही श्रेया तो शॉक हो गई थी। वही दरवाजे पर खड़े सभी देवेश के इस रिएक्शन से हैरान और खुश थे। तभी उन्हें दो छोटे छोटे शरीर नजर आते हैं जो अपने मुंह पर हाथ रख सामने देख रहे थे। दक्ष से, भाई क्या अब मम्मा भी हमारे साथ रहेंगी? दक्ष, शायद। आज दक्ष के चेहरे पर भी मुस्कान थी। तभी रागनी जी उन दोनों को पीछे खींच लेती हैं और सभी को देवेश और श्रेया को डिस्टर्ब न करने के लिए कहती हैं। कमरे से बाहर रागनी जी, तुम दोनों बहुत बदमाश हो गए हो। तुम दोनों चुपके चुपके ये सब देख रहे थे। दक्ष, दादी, आप सब भी तो सब देख रहे थे और आप सब ने अकेले अकेले ही सब प्लान कर लिया, हमें अपने प्लान में शामिल भी नहीं किया। वो तो हमने एंजल की मन की बात सुन ली थी, हमें पूरे प्लान के बारे में मालूम हो गया। अभी हैरान होते हुए, क्या तुम्हें मेरे मन की बातें सुनाई देती है? ऋषि दक्ष के कुछ बोलने से पहले कहता है। अभी उसके कहने का मतलब है उसने तुम्हारे मन में चल रही प्लान जब तुम हमें बता रही थी तब सुन लिया था। अभी नहीं भाई, मैंने क्लियर सुना था। दक्ष ने कहा था कि उसने मेरे मन की बात सुनी। दक्ष, एंजल, मैंने कहा था आपके मन के सारे प्लान आप सबको बता रही तब सुने। अभी, पर मैंने। अक्षत बेबी, तुम बस मेरी बातों पर ध्यान दिया करो। वीर, ओ लैला मजनू, यहाँ जगह तो देख लो। ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं। जब देखे जहाँ जगह मिले शुरू हो जाते हो। अक्षत, हम पर ध्यान देने से अच्छा है तुम अपनी जीएफ ढूंढने में ध्यान दो। वीर का मुंह बन जाता है। वही अंदर कमरे में श्रेया अपने आप को देवेश से फ्री करती है। वो उसे गुस्से में देखते हुए कहती, आप नाटक कर रहे थे। देवेश मुस्कराते हुए कहता है, अगर मैं नाटक न करता तो तुम्हारे मन की बातें मुझे कैसे पता लगती?
मुझे कभी मालूम नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। श्रेया शर्माते हुए देवेश के गले लग जाती है। वही देवेश उसे आई लव यू टू श्रेया, आई लव यू सो मच सच। तभी उनको खांसने की आवाज आती है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, जहां सभी खड़े मुस्करा रहे थे। सभी को मुस्कराता देख श्रेया हमें जाती है। ये सभी का प्लान था। दक्ष और दक्षी दौड़कर श्रेया के गले लग जाते हैं। वही दक्ष देवेश से थैंक्स डैड हमारी जान बचाने के लिए। दक्ष के मुंह से अपने लिए डैड सुनकर देवेश के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दक्ष को गले लगा लेता है। आज फाइनली दक्ष ने उसे डैड कहा था। देवेश नम आंखों से चैंप, मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगा, आपको थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। वही रागनी जी ऋषि से, ऋषि भाई और भाभी के डिस्चार्ज पेपर रेडी कराओ। अभी मॉम डैड हम घर चलकर भाई और भाई के घर आने की तैयारियां करते हैं। राकेश जी और रागनी जी वहां से निकल जाते हैं। अक्षत और वीर भी वहां से निकल अवी का वेट करने लगते हैं। वही अवी दक्ष और दक्षी के साथ रुकती है। तभी उस वार्ड में एक फीमेल डॉक्टर आती है। वो दक्ष, दक्षी और श्रेया का चेकअप करके जाने लगती है। तभी उसकी टक्कर बाहर से आ रही ऋषि से हो जाती है। दोनों जमीन पर जा गिरती हैं। डॉक्टर और ऋषि के लिप्स आपस में टच हो जाते हैं। वही ऋषि की नज़रें तो उस फीमेल डॉक्टर से हटती ही नहीं हैं। तभी अवी को चीकू की आवाज सुनाई देती है। मास्टर आप देवेश, श्रेया, दक्ष और दक्षी की जान बचाने में कामयाब हुई। आपको 10 इयर्स की लाइफ लाइन मिलती है और साथ में ही आपको आपके नए टास्क यानी दूसरी भाभी की जान बचाने का क्लू भी। अभी जो फीमेल डॉक्टर वार्ड में आए थी वही आपकी दूसरी भाभी है। अभी मन में, क्या डॉक्टर रक्षिता ही वो ही लड़की है, यानी डॉक्टर ऋषिता ही मेरी भाभी है। वही देवेश, ऋषि और दक्षी को आवाज सुनाई दे जाती है। तभी ऋषि का ध्यान टूटता है। वो जल्दी से डॉक्टर रक्षिता से दूर होता है और खड़ा हो जाता है और एक टक डॉक्टर रक्षिता को देखता रहता है। वही डॉक्टर रक्षिता खड़ी होती है। वह सॉरी कहकर वहां से जाने को होती है। ऋषि उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच उसे गले लगा लेता है। वही डॉक्टर रक्षिता, सर आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। ऋषि उसे छोड़ देता है। डॉक्टर रक्षिता वहां से चली जाती है। वही दक्ष से, भाई क्या ये हमारी चाची है? दक्ष, लगता तो यही है। दक्षी खुश हो जाती है। वो तालियां बजाने लगती है। देवेश, अभी से, अभी तुम दक्ष और दक्षी को अपने साथ लेकर जाओ। अभी उन दोनों को वहां से ले जाने लगती है। दक्षी ऋषि को नीचे होने का इशारा करती है। ऋषि नीचे झुक जाता है। दक्षी, मुझे ये वाली चाची पसंद है, मुझे यही वाली चाची चाहिए। अगर आप इन्हें पसंद नहीं करते तो मैं वीर चाचू को इनसे शादी करने को बोल दूंगी। ऋषि उसे घूरते हुए, ये सिर्फ मेरी है और यही तुम्हारी चाची बनेंगी। वही अभी भी ऋषि को ऑल द बेस्ट बोलकर चली जाती है। बाहर कार में वीर और अक्षत काफी देर से अवी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें सामने से अवी, दक्ष और दक्षी आते हुए नजर आते हैं। 3 कार में बैठ जाते हैं। वही दक्षी खुश होकर वीर और अक्षत को बताती है उन्हें चाची मिल चुकी हैं, वो काफी सुंदर हैं। वीर, प्रिंसेस तुम सच बोल रही हो? दक्षी, हाँ चाचू, बड़ी चाची सच में बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी जैसी, एंजल की तरह। वही अक्षत अवी की तरफ देखता है। अवी अपनी पलकें झपका देती है। वीर, मुझे भी भाभी को देखना है। दक्ष इरिटेट होकर वीर और दक्षी को देख रहा था। दक्ष वीर से कहता है, आपको जल्दी ही अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए, वरना आपको दादी घर में एंट्री नहीं करने देंगी। अगर आप ऐसे ही बच्चों की तरह बिहेव करते रहे तो आपको कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। वीर, है तुम अपना मुंह बंद रखो। लड़ते झगड़ते तीनों सिंघानिया बिला पहुंच जाते हैं। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर रीडिंग। जश्न दिल 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 दिल। थैंक्स फॉर लाइक्स एंड योर्स कमेंट्स। CH38 अक्षत के मॉम डैड और दादू। अब तक दक्ष इरिटेट होकर वीर और दक्षी को देख रहा था। दक्ष वीर से कहता है, आपको जल्दी ही अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए, वरना आपको दादी घर में एंट्री नहीं करने देंगी। अगर आप ऐसे ही बच्चों की तरह बिहेव करते रहे तो आपको कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। वीर, है तुम अपना मुंह बंद रखो। लड़ते झगड़ते तीनों सिंघानिया बिला पहुंच जाते हैं।
अब आगे कुछ ही देर में कार सिंघानिया बिला पहुंच जाती है। दक्षी जल्दी से कार से ऊपर अंदर भाग जाती है। वो अपनी न्यू चाची जी बारे में रागनी जी और राकेश जी को बताना चाहती थी। वही दक्षी को ऐसा भागता देख दक्ष उसके पीछे भाग रहा था और दक्षी को घेरे चलने के लिए बोल रहा था। वही अवि, अक्षत और वीर भी उन तीनों के पीछे चल रहे थे। दक्षी खुशी से दादी दादी चिल्लाते हुए अंदर जा रही थी। वही रागनी जी जैसे ही दक्षी की आवाज सुनती हैं, उनकी नज़र दरवाजे पर चली जाती है जहां से दक्षी दौड़ती ही आ रही थी। वो सोफे से खड़ी होकर जाती हैं, दक्षी की तरफ चलने लगती हैं। दक्षी दौड़ते हुए गिरती उससे पहले ही रागनी जी उसे पकड़ लेती हैं। रागनी जी, प्रिंसेस आप ऐसे दौड़ क्यों रही थी, आप गिर जाती तो। दक्षी, दादी मुझे आपको एक गुड न्यूज़ बतानी थी, इसलिए मैं जल्दी आपके पीस आ रही थी। दक्ष, अक्षत, अवि और वीर भी वहां पहुंच जाते हैं। रागनी जी, तो बताइए क्या गुड न्यूज़ है। दक्षी, दादी आज हमें चाची मिली थी, वो बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल आपकी मम्मा और एंजल जैसी। वो मुझे बहुत पसंद है। मैंने चाचू से बोला है मुझे वो ही चाची चाहिए। चाचू ने मुझे प्रॉमिस किया है वो मेरी ही चाची बनेगी। वाह, अब मजा आएगा। रागनी जी कंफ्यूज होकर अवि और वीर की तरफ देखती हैं। तभी अवि उन्हें बताती है मॉम, ऋषि भाई को भाभी मिल चुकी है। ये सुनकर रागनी जी खुश हो जाती हैं। वही राकेश जी भी खुश हो गए थे। वहां 3 लोग और बैठे हुए थे जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दक्ष की नज़र वहां बैठे 3 लोगों पर जाती है। दक्ष रागनी जी से पूछता है, दादी ये कौन है। दक्ष के सवाल पूछने पर अवि, वीर और अक्षत की नज़र भी वहां बैठे तीनों लोगों पर पड़ती है। अक्षत उन 3 लोगों को यहाँ देख उनसे पूछता है, आप लोग यहाँ कैसे। वही अवि मन में, क्या अक्षत इन लोगों को जानता है, पर ये है कौन, अपनी लास्ट लाइफ में मैंने इन्हें कभी नहीं देखा था। वही अवि के मन की बात सुन रागनी जी वहां बैठे तीनों लोग से अवि, दक्ष और दक्षी को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। अवि ये अक्षत के मॉम, डैड और दादू हैं। दक्ष और दक्षी ये आपके दादाजी और दादी यानी मेरे फ्रेंड्स, और अक्षत अंकल के मॉम डैड हैं। आप इन्हें भी दादी और दादू कह सकते हो, और ये साइड में जो दादू बैठे हैं वो आपके बड़े दादू हैं। दक्ष उन तीनों के पास जाता है और उन तीनों के पैर छूता है। वही अक्षत और वीर तो आंखें फाड़े दक्ष को देख रहे थे। अक्षत के दादू विश्वास जी दक्ष के सर पर हाथ रखते हैं। वो मुस्कराते हुए दक्ष से पूछते हैं, बेटा जी आपको किसने ये सब सिखाया है। दक्ष, मेरी मॉम ने। मॉम कहती हैं हम जब अपने बड़े लोगों से मिलते हैं तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। बड़े दादू, आपकी मॉम ने अच्छे संस्कार दिए हैं। वही दक्षी भी रागनी जी की गोद से उतर उन तीनों के पास जाती हैं, उन तीनों को हाथ जोड़कर नमस्ते करती हैं। बड़े दादू उसे गले लगा लेते हैं। बड़े दादू वीर और अक्षत की तरफ देखते हुए कहते हैं, नालायकों, तुम दोनों को इन छोटे छोटे बच्चों से कुछ सीखना चाहिए। जितने बड़े हो गए हो उतने ही बदतमीज भी। अक्षत और वीर एक दूसरे को देखते हैं, फिर जल्दी से उन तीनों के पैर छूते हैं। वही अक्षत जैसे ही अपनी मॉम के पैर छूता है वो उसका कान पकड़ लेती है। अक्षत चीखते हुए, आह मॉम आप ये क्या कर रही हैं, छोड़िए मेरा कान, मुझे दर्द हो रहा है। सिया जी, बदमाश, तुझे हमारी भी बिल्कुल भी याद नहीं आती। तुम्हें यहाँ आए हुए 2 महीने हो चुके हैं, तुमने एक भी दिन हमें कॉल नहीं किया। अक्षत, मॉम मैंने आपको बहुत याद किया। वो मैंने आपको कॉल इसलिए नहीं किया ताकि आप मेरे कॉल करने के बाद मुझे ज़्यादा याद न करने लगो। आप मुझे याद करके उदास हो जाती, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। आप तो जानती है न मैं आपको उदास बिल्कुल नहीं देख सकता। सीमा जी, अच्छा बच्चू, तूने हमें पागल समझा है क्या। हम सब जानते हैं तुमने हमें कॉल क्यों नहीं किया। अब तुम्हें इतनी अच्छी वाइफी जो मिल गई है। लोग सही कहते हैं, बीबी मिलने के बाद सब अपनी माँ को भूल जाते हैं, बट यहाँ उल्टा है। मेरा बेटा तो शादी से पहले ही मुझे भूल गया। अक्षत, मॉम ऐसा नहीं है, प्लीज मॉम पहले मेरे कान छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। अक्षत अपने डैड विजय जी की तरफ देखते हुए, डैड मॉम से बोलो न वो मेरा कान छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। विजय जी, बेटा मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये तुम्हारी और मॉम के बीच की बात है, इसमें मेरा न बोलना ही अच्छा है। वैसे भी इस बार गलती तुम्हारी ही है। तुमने हमें तो क्या अपनी मॉम तक को एक कॉल नहीं किया, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए। अक्षत रोता हुआ मुंह बनाते हुए, डैड। विजय जी अपने गंदे उचका देते हैं।
फिर वो सिया जी की तरफ देखता है और उनसे कहता है, मॉम आप अभी के सामने मेरे ऐसे कान खिंचाई करेगी तो उसके सामने क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। सीमा जी अभी की तरफ देखती है जो उन्हें ही देख मुस्करा रही थी। वो उससे कहती है, बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं मैं इसे पनिशमेंट दूं। अभी न में सर हिला देती है। वही अक्षत अभी के सर हिलाने से उसे आंखें फाड़े देखता है और उससे कहता है, यार कैसी फियोंसे हो तुम मेरी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा होने वाला पति और तुम्हारे होने वाले बच्चों का बाप यहाँ पनिशमेंट खा रहा है, तुम मुझे बचाने की जगह मुझे पनिशमेंट मिलते देख मजे ले रही हो। अभी तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर वो सिया जी की तरफ देखते हुए कहती है, आंटी इसे और अच्छी वाली पनिशमेंट दीजिए, इसने मुझे भी बहुत परेशान किया है। अक्षत झूठी, मैंने कब तुम्हें परेशान किया। वही सिया जी अक्षत को देख कहती है, ये बताओ ये होने वाले बच्चों का बाप क्या है, क्या अभी प्रेग्नेंट है, क्या मैं दादी बनने वाली हूँ। वो काफी खुश लग रही थी। वही अक्षत, हाँ मॉम आप दादी बनने वाली हैं। इतना सुनते ही सिया जी अक्षत के कान छोड़ देती हैं। वही अभी तो कहाँ से आ गई थी। राकेश जी, रागनी जी, विश्वा जी, विजय जी और वीर जो काफी देर से अक्षत को पनिशमेंट मिलता देख खुश था, सब शौक में पहुंच जाते हैं। वही दक्ष और दक्षी काफी खुश हो जाते हैं, दोनों पूरे हॉल में नाचने लगते हैं, हमारा छोटा बहन भाई आने वाला है। वही गेट पर खड़े लोग भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर रीडिंग। जश्न दिल 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 दिल। थैंक्स फॉर लाइक्स एंड योर्स कमेंट्स। CH39 अभिनव ने मारा अभी को थप्पड़। अब तक वही अक्षत, हाँ मॉम अब दादी बनने वाली हैं। इतना सुनते ही सिया जी अक्षत के कान छोड़ देती हैं। वही अभी तो कहाँ से आ गई थी। राकेश जी, रागनी जी, विश्वा जी, विजय जी और वीर जो काफी देर से अक्षत को पनिशमेंट मिलता देख खुश था, सब शौक में पहुंच जाते हैं। वही दक्ष और दक्षी काफी खुश हो जाते हैं, दोनों पूरे हॉल में नाचने लगते हैं, हमारा छोटा बहन भाई आने वाला है। वही गेट पर खड़े लोग भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। अब आगे सिया जी अभी के पास जाती हैं और उसका माथा चूकते हुए कहती हैं, अभी तुमने मुझे आज सबसे बड़ी खुशखबरी दी है, मैं चाहती ही अब तुम्हारी और अक्षत की जल्दी शादी हो जाए। अभी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती हैं पर वह नहीं सुनती। तभी पीछे से एक हाथ आता है जो अभी का हाथ पकड़ अपनी तरफ मोड़ा है और एक जोरदार तमाचा अभी को मारता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ, अभी को कुछ सोचने का ही समय ही नहीं मिला। वही अभी को थप्पड़ पड़ता देख सब शांत हो जाते हैं। तभी राकेश जी की चिल्लाने की आवाज आती है, अभिनव ये क्या हरकत थी और तुमने अभी को थप्पड़ क्यों मारा। वही काजल जो अभिनव के साथ आई थी वो काफी खुश हो गई थी अभी को थप्पड़ पड़ता देख। दक्ष और दक्षी ने रागनी जी को कस के पकड़ लिया था। वही रागनी जी दक्ष और दक्षी को डरा हुआ देखती हैं। वह वीर को दक्ष और दक्षी को रूम में ले जाने को कहती हैं। वीर एक गुस्से भरी नजर अभिनव की तरफ देखता है, फिर दक्ष और दक्षी को अंदर ले जाता है। वही अभी का एक हाथ उसके गाल पर था, वह नम आंखों से अभिनव को देख रही थी। अक्षत अभी के पास आता है। वह अभी के लाल पड़े गाल को देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था, ऊपर से अभी की आंखों में आंसू देख उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वह अभिनव की तरफ मुड़कर एक जोरदार तमाचा मारता है और उससे गुस्से में उसका कॉलर पकड़ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अभी मेरी जान को चोट पहुंचाने की। तुम मेरे दोस्त और अभी के भाई हो इसलिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, वरना। इतना कह वह रुक जाता है। अभिनव भी अक्षत के ऐसे थप्पड़ मारने से काफी गुस्से में था। वह गुस्से में अपना कॉलर उससे छुड़ाते हुए पूछता है, वरना क्या अक्षत, वरना क्या तुम इस कुछ दिन पहले आए लड़की के लिए मुझे जान से मारोगे, अपने दोस्त जो बचपन से तुम्हारे साथ है। अक्षत वो कोई लड़की नहीं है, उसका नाम अविका है और वो मेरी जान है, और शायद तुम भूल गए हो वो तुम्हारी बहन है जो काफी साल बाद तुम्हें मिली है। तुमने उसे प्यार से गले लगाने की बजाय उसे थप्पड़ मारा। तभी पीछे से ऋषि और देवेश की आवाज आती है, क्या थप्पड़। रागनी जी ऋषि, देवेश और श्रेया की तरफ देखती है जो अभी अभी हॉस्पिटल से सिंघानिया बिला आए थे। ऋषि ने देवेश को सहारा दे रखा था, श्रेया उनके साइड में थी। वही अभिनव जैसे ही देवेश को सहारा देने को होता है, देवेश उसे अपना हाथ दिखा देता है।
देवेश ऋषि और पीछे खड़े जतिन को उसे सहारा देने को कहता है। वो दोनों उसे सोफे पर बिठाते हैं। रागिनी जी उसे कमरे में जाने को कहती है बट वह मना कर देता है। वही अभिनव चिखते हुए, ये आप सबको क्या हो गया है? आप सब ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? इस बेशरम लड़की ने क्या जादू किया है आप सब पर? राकेश जी चिल्लाते हुए, ये लड़की क्या लगा रखा है? वो बहन है तुम्हारी और उसने हम पर कोई जादू नहीं किया, बल्कि तुम ही अजीब बिहेव कर रहे हो। तुमने बिना किसी गलती के अवी को थप्पड़ भी मार दिया। अभिनव, मैंने उसकी गलती के लिए ही उसे थप्पड़ मारा है। वो थप्पड़ आपको मारना चाहिए था। ये बेशरम लड़की बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई और ये विश्राम लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती। अब सबको समझ आया अभिनव ने अवी को थप्पड़ क्यों मारा। वही ऋषि, देवेश, श्रेया और जतिन सब समझने की कोशिश कर रहे थे। अक्षत गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, पहले तुम्हें कंफर्म करना चाहिए था वो बात सच है भी या नहीं। तुमने बिना सच जाने ही सब डिसाइड कर लिया। अभिनव, मुझे सच पता था तभी उसे मारा। मुझे अफसोस भी नहीं है, वैसे भी मैंने कोई गलती नहीं की। अक्षत ताली बजाते हुए, वैसे तुम्हारे सच पता लगाने का तरीका काफी यूनिक है। अभिनव, क्या मतलब है तुम्हारा? अक्षत, बेवकूफ, क्या कहा तुमने? तुम्हें अफसोस नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। आज ये बातें याद रखना क्योंकि आगे जाके तुम अपनी इसी गलती पर पछताने वाले हो। और क्या कहा तुमने? मेरी अवी को बेशरम? अरे बोल, बिल्कुल प्योर है, हमने आज तक किस भी नहीं किया और न कुछ और, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अभिनव, अभी तुमने ही तो कहा था अवी प्रेग्नेंट है। अक्षत, अरे वो तो मैंने मॉम की पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोला था और तुमने बिना कुछ सोचे समझे और जाने अवी को इतना कुछ कह दिया और थप्पड़ तक मार दिया। अभिनव, अक्षत, तुम भूल रहे हो तुम्हारी फियांसे काजल है, न कि ये लड़की। ये लड़की बेशरम की तरह तुम्हें देख रही थी। ऋषि आगे आते हुए, भाई अवी को ये लड़की कहना बंद कीजिए, वह हमारी बहन है और काजल नहीं, अवी अक्षत की फियांसे है। अभिनव, ऋषि तुम भूल रहे हो, अवी नहीं, काजल अक्षत की फियांसे है। काजल की शादी अक्षत से होने वाली है। काजल की शादी बचपन में ही अक्षत से फिक्स हो गई थी। अक्षत, मेरी शादी काजल से नहीं, इस घर की लड़की से फिक्स हुई थी। इस घर की असली बेटी यानी कि अंकल आंटी की बायोलॉजिकल डॉटर अविका है। तो मेरी फियांसे भी अविका हुई न? अभिनव, अक्षत, ये क्या बकवास कर रहे हो? काजल भी इसी घर की बेटी है और काजल तुमसे बचपन से प्यार करती है और तुम भी तो उससे बचपन से प्यार करते हो न? तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हो? वही अवी खा जाने वाली नजरों से अक्षत को देखने लगती है। ऋषि अक्षत की तरफ देखते हुए और उसे अवी से दूर करते हुए, तुम मेरी बहन से दूर रहो और मेरी बहन के करीब भी मत आना। अक्षत ऋषि और अवी को समझाते हुए, ऋषि और जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे कभी भी ये चुड़ैल पसंद नहीं थी। काजल अक्षत के पास आते हुए, अक्षत तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम तो मुझसे बचपन से प्यार करते हो न? और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वही सिया जी और विजय जी, अक्षत ये सब क्या है? अक्षत, मॉम ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं इससे प्यार नहीं करता। वो तो इसके भाइयों की वजह से मैं इसे झेलता था। अभिनव और देवेश की दोस्ती के कारण ही मैं यहाँ आता था, वरना मुझे तो इसकी शक्ल तक देखनी ही पसंद नहीं है और इसने ही झूठी खबर फैला रखी ही मैं इससे प्यार करता हूँ। तभी अवी काजल को अक्षत से दूर करते हुए कहती है, अक्षत सिर्फ मेरा है, आइंदा अक्षत की तरफ नजर भी मत उठाना। वह अक्षत का हाथ पकड़ अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वही रागिनी जी गुस्से में अभिनव से कहती है, अभी अपनी बहन से माफी मांगो। अभिनव, वह मेरी बहन नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही बहन है, काजल। ऋषि फीकी हंसी हंसते हुए, भाई आप बहुत पछताने वाले हैं। आपको उसे बहन नहीं मानना मत मानिए। मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ, वो मेरी बहन है, जब तक मैं उसके साथ हूँ उसे आपकी जरूरत नहीं है। वही देवेश भी, भाई आप सच में पछताने वालों हो। आप माने या न माने, अभी हमारी बहन है। आपको तो खुश होना चाहिए था, वह इतने सालों बाद हमें वापस मिली है और आपने उसे बहुत कुछ कह दिया। इतना कह वह भी श्रेया का साथ अपने कमरे में चला जाता है। वही राकेश जी और रागिनी जी, सिया जी, विजय जी और विश्वा जी को उनके कमरे में छोड़ने चले जाते हैं।
अब काजल और अभिनव ही हॉल में बचे थे। काजल रोने का नाटक करते हुए देखा, भाई उस लड़की ने सबको मेरे खिलाफ कर दिया और अक्षत को भी मुझसे छीन लिया। अभिनव उसे सांत्वना देते हुए, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मन ही मन अभिनव को अवि से नफरत हो रही थी। वो दोनों भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर रीडिंग जश्न दिल 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 दिल। Thanks for likes and yours comments.